लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद प्रत्याशियों ने चुनावी अभियान भी शुरू कर दिया है, जो अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। इस दौरान पार्टी ने कई बड़े चेहरों का टिकट भी काटा, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्रियों से लेकर विवादित बयान देने वाले सांसद भी शामिल रहे। जाहिर है कि बीजेपी एक एक सीट को अनदेखा किए बगैर उस सीट पर मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतार रही है, ताकि एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जा सके। इस दौरान कई हॉट सीट्स भी हैं, मसलन पीलीभीत, हैदराबाद, मंडी, वायनाड और अमेठी समेत विदिशा के अलावा कई अन्य सीटें। लेकिन इन सबसे इतर एक ऐसी सीट है जिससे बीजेपी संभवतः पहली बार जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। एक ऐसी सीट जिस पर शायद पूरे देश की नजर है। सीट है तमिलनाडु की कोयंबटूर और प्रत्याशी है साउथ के सिंघम कहे जाने वाले कुप्पुसामी अन्नामलाई। इस सीट से इस बार बीजेपी को खासी उम्मीदें हैं और इसका कारण भी है। अन्नामलाई ने दक्षिण की राजनीति को बीजेपी के फेवर में लाने के लिए अहम भूमिका निभाई है। हालांकि बीजेपी का जनाधार इन राज्यों में बेहद कमजोर है, लेकिन माना जा रहा है कि अन्नामलाई की बदौलत इस बार बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और आने वाले समय में अपने लिए एक बेंचमार्क सेट कर सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कोयंबटूर वो सीट है जहां से बीजेपी अपने दम पर आखिरी बार 25 साल पहले जीती थी। साल 1998 और 1999 में सीपी राधाकृष्णन ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर यहां से जीत हासिल की थी। ये वही सीट है जहां पर भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी की हत्या की कोशिश भी की गई थी। ये सीट मुख्यतः लेफ्ट का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी इस सीट पर विजय पताका लहराने में कामयाब हो पाएगी? क्या अन्नामलाई बीजेपी का भरोसा जीत पाएंगे? ये जानने के लिए सबसे पहले इस सीट के इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। 1952 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुए, जिसमें मशहूर वकील और कांग्रेस के उम्मीदवार टी रामलिंगम चिट्टियार को जीत मिली थी। 1957 में कांग्रेस के उम्मीदवार NM लिंगम सांसद चुने गए थे। साल 1962 में कांग्रेस ने PR रामकृष्णन को मैदान में उतारा, उन्होंने भी जीत दर्ज की। इसके बाद 1967 में इस सीट पर पहली बार लेफ्ट ने जीत हासिल की और फिर लगातार ये सीट 3 बार CPI के पास रही। इसके बाद DMK 1998 और 1999 में बीजेपी यहां से जीती, जिसके बाद इस सीट को फतेह करने में बीजेपी नाकामयाब होती रही। इस समय यहां से सांसद CPI के PR नटराजन है। खास बात यह है कि इस सीट पर धर्म जाति के मुद्दों से इतर विकास के नजरिए से इस सीट को देखा जाता है। साथ ही इस सीट से हाईली क्वालिफाइड उम्मीदवार ही ज्यादातर उतरते आए हैं। बीजेपी के अन्नामलाई के अलावा DMK से गणपति P राजकुमार, AIDMK सिंगाई जी रामचंद्रन और NTK से कलामणि जगन्नाथन भी मैदान में हैं, यानी लड़ाई कांटे की है। इस सीट का एक दिलचस्प पहलू प्रमुख उम्मीदवारों की शैक्षणिक प्रोफाइल है। अन्नामलाई और रामचंद्रन PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयंबटूर और प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान के पूर्व छात्र भी हैं। राजकुमार PSG कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के पूर्व छात्र हैं और उनके पास पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातकोत्तर यानी कि PG डिग्री और डॉक्टरेट की उपाधि भी है। वहीं अन्नामलाई की बात करें तो वो पूर्व IPS अधिकारी रह चुके हैं। जमीनी स्तर पर कोयंबटूर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में पारंपरिक विनिर्माण उद्योग उतार चढ़ाव और उच्च कच्चे माल की कीमतों के कारण प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए संघर्ष करते हैं। सूक्ष्म और कुटीर उद्यम, जिनकी संख्या जिले में लगभग 30,000 से अधिक है और मतदाताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो माना जाता है। नौकरी के काम पर माल और सेवा कर यानी कि GST को मौजूदा 12% से घटाकर 5% करने की मांग कर रहे हैं। बिजली की बढ़ती लागत भी उद्यमों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSME पर बोझ डालती है। इसके अलावा नौकरियां, उद्यम और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे इस सीट पर धार्मिक या जातिगत मुद्दों से कहीं ऊपर हैं। कहा जाता है कि कपड़ा, पंप सेट और वेट ग्राइंडर विनिर्माण क्षेत्र सबसे चुनौतीपूर्ण वर्षों में से एक का सामना कर रहे हैं और उन्हें अब तक केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों से भी अपेक्षित समर्थन नहीं मिला है। पिछले 2 वर्षों में क्षेत्र की लगभग 100 लघु कपड़ा मिलें बंद हो गई हैं, यानी कि छोटी छोटी जो कपड़ा मिल हैं वो बंद हो गई थी। तमिलनाडु उत्तरी राज्यों के मुकाबले अपनी कपड़ा प्रतिस्पर्धात्मकता खो रहा है, यानी कि जो कपड़े के मामले में तमिलनाडु कंपटीशन करता है बाकी राज्यों से, वो तमिलनाडु खो रहा है। बिजली की लागत यहाँ पर कई ज्यादा है। कपास उत्तरी राज्यों से खरीदा जाता है और कीमतें ऊंची है, यानी जाहिर है कि राज्य सरकार से समर्थन न मिलना यहाँ बीजेपी को मजबूत फायदा दे सकता है। बीजेपी ने इस सीट पर IPS अधिकारी रहे अन्नामलाई को उतारकर लगभग यही संदेश देने की कोशिश की है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कुल मिलाकर के धार्मिक और जातिगत मुद्दों से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास पर ध्यान देंगे। दूसरे बिंदु पर आए तो तमिलनाडु में बीजेपी की हिंदू समर्थित छवि रही है। हालांकि द्रविड़ राजनीति के गढ़ में यह मिथक कायम रहा है कि बीजेपी उन पर हिंदी थोप रही है और यही मिथक अन्नामलाई तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
खास बात यह है कि चुनावी तारीखों के ऐलान होने से पहले ही तमिलनाडु में अन्नामलाई लगभग 39 लोकसभा सीट और करीब 234 विधानसभा सीटों पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने एन एन मक्कल यानी कि मेरी भूमि मेरे लोग यात्रा के जरिए बीजेपी और बीजेपी की विचारधारा को तमिलनाडु के घर घर तक पहुंचा दिया है। ये यात्रा करीब 10,000 किलोमीटर की रही है। बीजेपी को दक्षिण में दशकों से एक फायरब्रांड नेता की तलाश थी। माना जा रहा है कि अन्नामलाई पर जाकर उनकी ये तलाश खत्म हुई। यही कारण है कि उन्हें तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। अन्नामलाई की मेहनत का नतीजा रहा कि इरोड की जनसभा में भारत माता की जय और मिंदुम मोदी के नारे भी लग रहे हैं। ये बदलाव पीएम मोदी को खुश करने के लिए काफी था। इस समर्थन के कारण बीजेपी तमिलनाडु में बड़ी जीत का दावा कर रही है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने अपना वोट शेयर थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ाया जरूर है। माना जा रहा है कि अन्नामलाई को तमिलनाडु के युवा सुनना और देखना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो वे वास्तव में युवा हैं और फिर वो पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। साथ ही साथ वो कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में जनसंपर्क के दौरान वो युवाओं के सवालों के जो जवाब हैं वो संजीदगी से देते रहे हैं। सार्वजनिक मंचों पर वो तर्कों से बीजेपी का पक्ष रखते हैं। वो किसी भी नेता की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करते, बल्कि विपक्ष की नीतियों पर सीधा प्रहार करते हैं। फ्यूचर प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा, एजुकेशन पर उनका नजरिया वायरल होता रहता है। उनके सोशल मीडिया पर कई वीडियोस जो हैं वो वायरल होते रहते हैं, जिनकी वजह से लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। और सोशल मीडिया पर एक तबका तो उन्हें फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी कहने लगा है। युवा उन्हें कैमरे में कैद करना चाहते हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बुजुर्ग ने उनके गालों पर थपकी दी। नाराज होने के बदले अन्नामलाई ने उन्हें गले लगाया। यानी कि जमीन से जुड़े हुए अन्नामलाई इस बार 25 सालों से हार के सूखे को जीत की हरियाली में बदलने का दमखम रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि अन्नामलाई की मेहनत से बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ना तय है। ये सीटों में कितना कन्वर्ट होता है ये नतीजों में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से अन्नामलाई बीजेपी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इससे बीजेपी का वोट शेयर बढ़ने की उम्मीद है। और साथ ही साथ डीएमके और एआईडीएमके समेत लेफ्ट को भी कोयम्बटूर सीट पर करारी चोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि अन्नामलाई यहाँ पर कड़ी टक्कर तो देंगे ही देंगे। हो भी सकता है कि वो इस सीट से विजय पताका फहराकर ये सीट बीजेपी के पाले में डाल दें। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या अन्नामलाई यहाँ पर विजय पताका फहरा पाएंगे? वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।